वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 10 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जो कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में प्री के एग्ज़ाम में यूनिट 10 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक भारत निर्वाचन आयोग है। इस टॉपिक में हम भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी फैक्ट, करंट अपडेट के साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही टॉपिक के लास्ट में हम एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करता है। चलिए, भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित तथ्य क्या है। सबसे पहली चीज़ आयोग का स्वरूप देखते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग होने का अर्थ क्या है कि इस आयोग की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार की गई है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक के जितने अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेद का संबंध किससे है? भारत निर्वाचन आयोग से है। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 324 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, इसमें भारत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान दिया हुआ है। तो कई बार अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संवैधानिक आयोग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पे एक और फैक्ट ध्यान रखना है कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़े हुए तथ्यों की। तो सबसे पहली बात क्या है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी थी। भारत के वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? राजीव कुमार। इसके बाद चलिए देखते हैं आयोग के कौन कौन से कार्य है। तो भारत निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत निर्वाचन आयोग की है। इसके साथ अन्य कार्यों में कौन से कार्य है कि निर्वाचक मतदाता सूची जो है उसको बनाना और उसमें सुधार करना। मतलब जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट को क्रिएट करना, और वोटर लिस्ट में कोई अपडेशंस होता है, यदि कोई एक व्यक्ति दूसरी जगह चले जाए तो इस प्रकार की परिस्थितियों में वोटर लिस्ट को अपडेट करना, ये कार्य किसके? भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है। इसके बाद आयोग की संरचना देखते हैं। देखिए, आयोग की संरचना किस प्रकार से रही है कि 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक भारत निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था। 1 अक्टूबर 1993 से इसे भारत निर्वाचन आयोग को क्या कर दिया गया? 3 सदस्यीय कर दिया गया। अब 3 सदस्य किस प्रकार से होते हैं? तो एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होता है। कुल मिलाकर के कितने सदस्य हुए आयोग में? 3 सदस्य हुए। तो इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न पूछने की संभावना होती है, संख्या को भी ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए नियुक्ति की बात करते हैं। देखिए, भारत निर्वाचन आयुक्त में नियुक्ति किस प्रकार की होगी? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखिए, भारत के निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य जितने भी निर्वाचन आयुक्त होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर, वो सभी के सभी अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। यदि बात की जाए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मतलब निर्वाचन आयोग के जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हुए, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भी आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। टेक्निकल चीज क्या है? सिर्फ एक है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है, इसके हिसाब से इसका आंसर डिपेंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यकाल। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए।
देखिए दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात होती है तो भी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात होती तो भी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु ही होगा। त्यागपत्र की बात करें तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त किसे त्यागपत्र देंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। ठीक है, क्योंकि नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, तो त्यागपत्र भी किन्हें सौंपा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपा जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है पद मुक्त करना। देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से मुक्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे प्रकार से पद से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप लगे या अक्षमता के आधार पर संसद के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाए और संसद के द्वारा ही उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत के माध्यम से पारित किया जाए। इस प्रकार से जैसी ही प्रक्रिया पूरी होगी उसी समय पे जो है मतलब पद मुक्ति की प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखना है इसी में कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य आयुक्त हैं जिन्हें हम निर्वाचन आयुक्त के नाम से जानते हैं। इन्हें कैसे पद से मुक्त किया जा सकता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ यही चीज़ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ क्या है कि जब भी ऐसी राय आएगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से राष्ट्रपति को, उस राय के लिए राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हालांकि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 324 से 329 तक का पूरा जो इसका संबंध किससे है, भारत के निर्वाचन आयोग से है। अब देखिए एक एक करके अनुच्छेद देखते हैं क्योंकि अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाता है कि इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो इस प्रकार की यदि चीज़ें हो तो कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न बनना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 324 में क्या क्या चीज़ें हैं, भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनके जो निर्वाचन है, उनके जो चुनाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चुनाव के निर्देशन की बात हो, अधीक्षण की बात हो, इन सब के नियंत्रण की शक्ति किसके पास है, निर्वाचन आयोग के पास है। तो इन सब के नियंत्रण की शक्ति किसमें निहित होगी, निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इसका सरल शब्दों में समझे तो क्या बात है कि 324 के अनुसार क्या चीज़ें है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान, और गठन के साथ साथ यही बता दिया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें की जाएगी। भारत की संसद के चुनाव किए जाएंगे, राज्य विधानमंडल के चुनाव, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात होगी। उसके इसके बाद अगला अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 के अनुसार क्या है, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या बात है यहाँ पे, कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक होगा उसे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मूलवंश और लिंग के आधार पर कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए मतलब अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। इस आधार पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के अनुसार क्या चीज़ें, लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर संपन्न किए जाएंगे। तो वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न कराने का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 327 में क्या चीज़ है कि सभी विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए जो चुनाव होंगे उनके संबंध में जो संसद के पास क्या प्रावधान बनाने की शक्ति निहित होगी। इसका अर्थ क्या है कि विधानमंडल में कौन कौन सी चीज़ें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद से जुड़े हुए चुनाव के अगर कोई भी उपबंध बनाना है, किसी भी प्रकार का प्रोविज़न, कोई भी चीज़ें ऐड करनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें किसके अनुसार हो सकती है, वो चीज़ें करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है,
संसद के पास है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 328। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति शामिल है। राज्य के जो विधानमंडल है उसमें निर्वाचक कौन होंगे और किस प्रकार से होंगे, इससे संबंधित अगर कोई उपबंध बनाना है तो उसकी शक्ति किसको दी गई है? राज्य के विधानमंडल को दी है, और यह अनुच्छेद 328 के अनुरूप प्राप्त होती है। इसके बाद अनुच्छेद 329 में क्या चीज़ है कि परिसीमन आयोग के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार 82 के अकॉर्डिंग परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, और 82 में जो परिसीमन आयोग का गठन होगा उसके आधार पर, उस आधार पर जो परिसीमन आयोग का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, और उसको किसी भी न्यायालय में क्या नहीं दिया जा सकता? चुनौती नहीं दी जा सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी न्यायालय में। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? यह प्रावधान है अनुच्छेद 329 आर्टिकल 329 में। इसके बाद हम आयोग से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं। ये सभी एमसीक्यूज से आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसका एक पैटर्न पता चलेगा, और जिससे आपको तैयारी करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब लास्ट तक वीडियो में रहना है, और एक एक करके क्वेश्चन को सिर्फ समझना ही नहीं है, क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए भी हम चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बना है, ताकि टॉपिक को आगे बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कर पाए। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 2008 का ये प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? ध्यान रखना नहीं पूछा है। ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बी बहुजन समाज पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी समाजवादी पार्टी। और इसका आंसर है डी समाजवादी पार्टी। देखिए वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 11 अप्रैल की यदि आप न्यूज़ 2023 की फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसके पहले तक 9 दलों की बात थी जिन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसके बाद कुछ दलों से दर्जा ले लिया गया राष्ट्रीय दल का वापस। यह देखिए राष्ट्रीय दल किस प्रकार से घोषित होंगे, क्या क्या मानक होंगे, ये सारी चीज़ें निर्धारित कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग ही इस चीज़ को निर्धारित करता है। तो वर्तमान में 11 अप्रैल के बाद से जो सूची है उसमें कितने राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल के रूप में, वो है 6। अब देखिए बात करते हैं कौन कौन से 6 दल है। तो पहला है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM, फिर है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। इसे 7 जून 2019 को राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। और लास्ट है आम आदमी पार्टी आप, ठीक है, इसे कब मिला था? दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से भारत में वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल है। संख्या के हिसाब से भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में ही पूछा था, निम्न में से कौन सा दल न तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है न ही मध्य प्रदेश के लिए मान्यता प्राप्त है? ए बहुजन समाज पार्टी, बी समाजवादी पार्टी, सी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसका सही आंसर है सी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। देखिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को राष्ट्रीय दल एवं मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त दल, ये दोनों भी दर्जे प्राप्त नहीं हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो यहाँ से एक एनालिसिस ये निकल के आता है कि हमें क्या करना है, MP के जितने भी मान्यता प्राप्त दल हैं उनकी भी सूची को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न 2008 में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? देखिए यहाँ पे सीधी सीधी प्रश्न दिया हुआ है। ऑप्शंस क्या है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326।
और इसका सही आंसर होगा, आंसर सी है अनुच्छेद 324। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद जो है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक के जितने अनुच्छेद है उसका संबंध किससे, निर्वाचन आयोग से। और चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया, मतलब चुनाव आयोग के गठन की बात हो रही है, स्थापना की बात हो रही है, तो चुनाव आयोग का स्थापना किस में बताई गई है, अनुच्छेद 324 में। तो अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित यह अनुच्छेद है। तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 324। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। वर्ष 2015 का यह प्रश्न है। ए 1949, बी 1950, सी 1952, डी 1953। और इसका सही आंसर है सी, 1952। देखिए स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, 1951 और 52 में हुए थे। यही डेटा मिलता है 51 और 52 का। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, जो भी सुटेबल आंसर नियर बाय यहाँ पे दिखे वही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो चुनाव है वो 51 में शुरू हुए थे और 52 में संपन्न हुए थे। तो डेटा इसी प्रकार से मिलता है, 51 और 52। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। 2015 में प्रश्न पूछा था। ए चुनाव सुधार, बी पंचायती राज, सी जिला प्रशासन में सुधार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ए चुनाव सुधार। देखिए डिटेल्स देखते हैं। तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1975 में सौंपी थी। और इस समिति का उद्देश्य क्या था, चुनाव प्रणाली में सुधार से संबंधित सिफारिशों को प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। तारकुंडे समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी वीएम तारकुंडे, जिनका पूरा नाम क्या था, विट्ठल महादेव तारकुंडे था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस बार से भी इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अध्यक्षता किसने की थी या अध्यक्ष का पूरा नाम क्या था। तो ऐसा प्रश्न है तो ध्यान रखना, वीएम तारकुंडे या फिर विट्ठल महादेव तारकुंडे जी के द्वारा तारकुंडे समिति की अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ऑप्शंस है आर एम निकम, बी एस के बेदी, सी वी एस रमा देवी, डी जी डी दास। और इसका सही आंसर है सी वी एस रमा देवी। देखिए वी एस रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल जो है 26 नवंबर 1990 से 12 दिसंबर 1990 तक था। ठीक है, तो कई बार कार्यकाल भी पूछने की संभावना होती है, तो कार्यकाल भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 का यह प्रश्न है, 3 स्टेटमेंट है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर संदाय प्रदान किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। तीसरा है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वर हस्ताक्षरित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। ए है 1 तथा 2, बी है 2 तथा 3, सी है 1 तथा 3 और डी है केवल 3। अब यहाँ पे बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहली इसमें क्या लिखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है, ये बात सही है। दूसरा ये है कि निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनके कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि। ठीक है, यह भी बात बिल्कुल सही है।
तीसरा लिखा है कि जो फैक्ट है वो क्या लिखा है, चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करते हुए अपना स्वहस्ताक्षरित लेख के माध्यम से त्यागपत्र दे सकता है। जबकि ये इसी वीडियो में हमने यहीं पे स्टार्टिंग में जो त्यागपत्र की बातें को देखा, तो वहाँ पे क्या है, फैक्ट क्या है कि त्यागपत्र दिया जाएगा राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति भी किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब सही कथन चुनना है तो इस प्रकार से क्या होगा, 1 और 2 इसका मतलब ए इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। देखिए वही चीज़ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के ही द्वारा। तो विकल्प के हिसाब से मतलब त्यागपत्र किन्हें दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। और बाकी के जो 2 विकल्प है वो क्या है, सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2021 का। यहाँ पे भी कथनों पे विचार करने की बात की है। सेम क्वेश्चन 2020 और 21 में रिपीट हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है और लैंग्वेज के साथ में कूट का मतलब जो है वो बदल दिया है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन संदाय प्रदान किया जाता है, संदाय किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। तीसरा है, कोई भी निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है, ए 1 तथा 3, बी 1 तथा 2, सी 1 2 3, डी केवल 3। पूरे के पूरे स्टेटमेंट एज इट इज़ वैसे ही है, बस कोई भी निर्वाचन आयुक्त लिखा है, वहाँ पे अन्य निर्वाचन आयुक्त लिखा है 2020 में। तो इसका आंसर क्या होगा, बस नीचे कोड जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। इस स्टेटमेंट में भी तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से बी 1 तथा 2। देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे कंटिन्यूसली 20 और 21 मतलब कंटिन्यू रिपीट हुआ है एक ही क्वेश्चन। आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में, आयोग वाली यूनिट को, यूनिट 10 को, और उसके बाद में 2 ही पेपर हुए और दोनों पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एमपीपीएससी में इसलिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको एक एरिया पता चल पाए, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे राइज होता है। देखिए यहाँ पे अब आंसर है इसका बी 1 तथा 2। देखिए चुनाव, अब यहाँ पे आंसर एक्सप्रेशन देख लेते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और चुनाव आयुक्त को स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा किसको त्यागपत्र देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। बाकी के सभी जो विकल्प है वो क्या है, सही है। एफर्ट्स टू राइज चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज और एमपी की स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज के वीडियोस अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच पाए।